पायल को अपने घर आए 10 दिन हो चुके थे। इन दिनों उसकी तबीयत जरा खराब सी रहती थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद किया हुआ था। न ठीक से खाती पीती, न कुछ बोलती और न ही कमरे से बाहर निकलती। राजेश ने माधुरी को उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी और अच्छी पत्नी और बहू बनने का नाटक करते हुए वो उसका ख्याल रखने का प्रदर्शन भी करती, पर अकेले में उसको खूब खरी खोटी सुनाती, पर पायल पलटकर कुछ नहीं कहती थी। जबकि ये उसका स्वभाव नहीं था। गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करती थी, पर अब तो हर कोई उसको ही गलत कहता था तो सब सुन जाती थी। इन दिनों काफी कमजोर हो गई थी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था और गोरा रंग मलिन हो गया था। आंख अंदर धंस गई थी। उसने तो जैसे जिंदगी से मुख ही मोड़ लिया था, लबों को सिल लिया था। शायद मरना चाहती थी, पर मौत इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। गरिमा जी का कई बार फोन आया, पायल का हालचाल पूछने के लिए, पर राजेश का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। तो उसने सख्त मना कर दिया कि उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा। फिर भी शकुंतला जी उनसे बात कर लेती थी और दोनों औरतें अपना दुखड़ा सुनाकर मन को हल्का कर लेती थीं। पुलिस प्रेम को ढूंढ रही थी और अब तो राजेश भी जी जान लगाकर उसको ढूंढने के पीछे पड़ा था, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था। पायल की बिगड़ती हालत देखकर राजेश परेशान था। इन दिनों उसको उल्टी की समस्या रहती थी। पेट में भी दर्द रहता था, पर सबको लगता कि खाना न खाने के वजह से हो रहा है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शकुंतला जी किसी तरह उसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया करती, उसके सामने बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती, पर पायल न तो उन्हें देखती और न ही उसके मुख से एक शब्द निकलता। पहले भी एक बार पेट में इन्फेक्शन के वजह से पायल को ऐसी ही तकलीफ हुई थी, इसलिए राजेश को चिंता थी। उसकी सबने उसको रोकने की कोशिश की, पर 2 दिन पहले वो पायल को हॉस्पिटल ले गया और वहां उसके टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी हुए, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आई। लेकिन पायल राजेश के साथ नहीं गई, बल्कि राजेश ही रिपोर्ट लेकर आया था और वो रिपोर्ट उनके घर पर परमाणु बम बनकर बरसे थे। शादी के अगले दिन पति भाग गया। ये क्या कम कलंक था उसके माथे पर कि एक दिन की ब्याहता होते हुए वो गर्भवती हो गई। बिल्कुल ठीक सुना आपने, उस रात प्रेम ने जो प्रेम बरसाया था, उस पर उसके परिणाम स्वरूप पायल प्रेग्नेंट हो गई थी। सब सदमे में बैठे थे। राजेश आज फिर यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहा था और चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो तो प्रेम को जेल पहुंचाकर पायल को इस रिश्ते से आजाद करवाना चाहता था, पर यहाँ एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। माधुरी गुस्से से फुफकार रही थी और मन में सोच रही थी कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और पायल एक रात में ही गर्भवती हो गई, जिस बात से वो बुरी तरह से लाल हो उठी। पायल के पिता धीरज जी एक तरफ खड़े खामोशी से सब तमाशा देख रहे थे। उनकी इज्जत उन्हें लुटती हुई सी नजर आ रही थी। शकुंतला जी कुछ देर तक छाती पीट पीट कर रोती रही। फिर माधुरी ने उनसे कुछ कहा। पायल अपने हाथ में अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पकड़े बैठे अल्ट्रासाउंड में नजर आ रहे बिंदुनुमा आकृति को देख रही थी, जो प्रेम का बच्चा था। ये खबर उसके लिए भी किसी शौक से कम नहीं थी और वो अब भी सदमे में उस रिपोर्ट को घूरे जा रही थी। तभी उसके कानों में शकुंतला जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी। कर आई, अपना मुंह काला कर दी। हमारी इज्जत नीलाम, शादी के अगले दिन ही पति छोड़कर भाग गया। क्या ये कम था जो अब इस पाप को भी अपने साथ ले आई? पायल ने चौंकते हुए उन्हें देखा और आज इतने दिनों बाद उसके लब हिले और धीमे से पायल के स्वर फूटे और बोली, मैंने क्या किया है माँ? मैंने कैसे आपकी इज्जत नीलाम कर दी? इस इज्जत के लिए तो आप सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मुंह काला किया या जबरदस्ती आप सबने मेरी शादी उस धोखेबाज से करवाई थी? कैसे आप मेरे बच्चे को पाप की निशानी कह सकती है? पायल का दिल रो पड़ा आज अपनी माँ के इल्जाम को सुनकर। उसका गला रूंध गया और वो डबडबाई आंखों से उन्हें देखने लगी, पर उसके आंसुओं का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ और न ही उन्हें उसका दर्द और तकलीफ दिखी। उन्होंने उसकी बातों को अनसुना करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, जुबान मत लड़ा हमसे। हमने जो किया था तेरे भले के लिए किया था और तू अपना पति संभाल कर नहीं रख सकी और अगले दिन ही वो तुझे छोड़कर चला गया, तो इसमें किसी और का नहीं, तेरा दोष है। पायल के लबों से थमे हुए स्वर फूटे पर शकुंतला जी फिर उस पर बरस पड़ी। हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी? शादी की रात ही उस भगोड़े को अपने करीब आने देने की थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ?
तुमसे पहले तो शादी के नाम पर बहुत रोना धोना मचाया हुआ था और शादी की एक रात में ही उस भगोड़ा के संग सो गई। शकुंतला जी का कहा एक एक शब्द पायल के सीने को भेदता जा रहा था। उनके शब्द कानों में जलते अंगारों की तरह लग रहे थे। उसकी दर्द से आंखें भर आई थीं। एक झटके में उसकी खुद की माँ ने उसको हर चीज का दोषी बना दिया था। पायल को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने उसी की माँ अपने मुंह से ये सब कह रही है। पायल ने अपनी माँ से बोला, माँ, आपने ही कहा था कि पति जो करे करने देना, अगर मना किया या उसको रोका तो उसका मन खट्टा हो जाएगा, मेरे प्रति और रिश्ता बिगड़ जाएगा। आपने ही कहा था कि अपने पति को खुश रखना, अगर वो तुझसे संतुष्ट हुआ तो कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। ये आपने ही कहा था माँ कि उसको पति होने के सब अधिकार देना। अगर ज्यादा नखरे दिखाए और उसने तुझे छोड़ दिया या यहाँ तेरी शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। कैसे भूल गई आप कि ये सब आपने ही सिखाया था मुझे, और मैंने वही किया जो आपने कहा था। उसने जो किया मैंने करने दिया, अपनी आत्मा को मारकर उसको अपने शरीर पर अधिकार करने दिया, उसकी इच्छा पूरी की। फिर भी अगर मेरे साथ सब करने के बाद भी मुझे छोड़ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर उसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। पायल ये सब कहते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। इतने दिन में मन में दबा दर्द आज आंसुओं के रास्ते बाहर आने लगा। शकुंतला जी तो उसकी बातें सुनकर चुप हो गई, पर माधुरी तुरंत ही उसको ताना मारते हुए गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, मम्मी जी ने कहा था कि पति को खुश रखना, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि शादी के अगले दिन ही बच्चा लेकर यहाँ आ जाना। माँ ने तुझे पति को खुश रखने को कहा, तो अगर तूने दामाद जी की इच्छाओं को पूरा किया होता तो वो अगले ही दिन तुझे छोड़कर न जाते। जरूर तू ही अपने पति को खुश नहीं कर सकी, तभी तो शादी की अगले दिन ही छोड़कर चला गया। मर्द तो होता ही छुट्टा सांड है, औरत को ही उसको अपने पास बांधकर रखना होता है ताकि उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के पास ना जाए, पर तू इतना भी नहीं कर सकी और अब माँ को इन सबका दोषी ठहरा रही है। इतने दिनों तक जो जहर माधुरी अकेले में उगलती थी, आज वो जहर शकुंतला जी के सामने उगल रही थी। असल में तो माधुरी अपने मन की भड़ास निकाल रही थी उस पर, और पायल अपनी भीगी आंखों से सभी को देख रही थी, जिनकी खामोशी पायल को ही गलत ठहरा रही थी। माधुरी इतने में भी चुप नहीं हुई। इतने में माधुरी ने विलाप करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तेरी कितने धूमधाम से शादी की थी, पर तुझसे एक दिन भी अपनी साड़ी संभाली नहीं गई। पति छोड़कर भाग गया और उसका बच्चा लेकर यहाँ आ गई। हमारी छाती पर मूंग दलने, हमारी तो सारे समाज में तूने थू-थू करवा दी। हमने तो सोचा था कि कुछ दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा तो किसी तरह इस अभागन का दोबारा घर बसा देंगे, पर अब वो रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा है। एक तो पहले ही छोड़ी हुई औरत से कोई शादी नहीं करता, और अब ये बच्चा और आ गया। अब कोई एक छोड़ी हुई औरत जिसका बच्चा भी हो, उससे कोई शादी नहीं करेगा, और तू सारी जिंदगी हमारे सर का बोझ बनी रहेगी। इससे अच्छा होगा कि इस बच्चे को गिरा दिया जाए। इसके बाद उसने शकुंतला जी को देखकर आगे कहना जारी रखा, माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि यही सबसे सही रास्ता है। बात घर से बाहर जाए और हमारी बदनामी हो, उससे पहले ही इस पाप को गिरा देते हैं और जल्दी से जल्दी पायल की शादी करवाकर उसको उसके घर भेज देंगे। इसकी जिंदगी भी संवर जाएगी, इसका घर भी बस जाएगा और घर की इज्जत भी मिट्टी में मिलने से बच जाएगी। माधुरी जुबान में शहद घोलते हुए शकुंतला जी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगी। पायल बेबस सी उसको देखती ही रह गई। पाप की निशानी और अबॉर्शन की बात सुनकर पायल के अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्से से चीख पड़ी और बोली, पाप की निशानी नहीं है, ये अपने किसी आशिक के साथ बिना रिश्ते के रहकर नहीं आई हूं मैं। शादी हुई है मेरी, जायज़ है, मेरा ये बच्चा नाजायज़ नहीं जो आप उसे पाप की निशानी कह रहे हैं। पायल का गुस्सा देखकर माधुरी कुछ सहम सी गई, पर जाहिर नहीं किया और मीठे शब्दों में बोली, पायल, ठीक है कि तुम्हारी शादी हुई थी, पर तुम्हारा पति शादी के अगले ही दिन तुम्हें बेसहारा छोड़कर भाग गया है। जब उसने तुम्हें ही नहीं अपनाया तो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम कभी नहीं देगा, और बिन बाप के नाम के बच्चे को दुनिया गंदी ही नज़र से देखती है। फिर तुम्हारे आगे तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हम सब तुम्हारे अपने हैं, जो कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेंगे। तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए ताकि तेरी दोबारा शादी हो सके। माधुरी अपनी मीठी मिठी बातों में उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे शकुंतला जी उसकी बातों में आ जाए और पायल भी उसके काबू में आ सके।
पर ऐसा हुआ नहीं। माधुरी के चुप होते ही पायल ने गुस्से से जलती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला आप लोगों को, जो दोबारा वही सब करना चाहते हैं मेरे साथ। शकुंतला जी पायल से बोली, ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? और क्या गलत कहा माधुरी ने? तेरा ही भला सोच रही है ना वो। अगर नहीं गिराएगी बच्चा तो क्या करेगी इसके साथ तू? शादी के अगले दिन पति छोड़कर भाग गया और अपने साथ ये बच्चा ले आई है। जानती भी है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या चाहती है तू कि सारी जिंदगी दुनिया के ताने सुने हम और तेरे साथ साथ उस भगोड़े के बच्चे को पालते रहे? शकुंतला जी की बातों से पायल को गहरा आघात पहुंचा। वो आज उसकी माँ नहीं थी, उन्हें उसका दर्द नजर ही नहीं जा रहा था। उनके दिलो दिमाग पर माधुरी की बातें हावी हो चुकी थीं और अब उन्हें बस अपनी इज्जत की परवाह थी, बेटी की नहीं। पायल के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। मेरा आप लोग अच्छा सोच रहे हैं। आपने मेरे भला ही तो किया था, जो मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी उस धोखेबाज से करवा दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आपको मेरा और भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। अब आपके और भाभी के इस उपकार की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। आपको अब मेरी परवाह नहीं है। आप लोगों को तो अब मेरी नहीं बल्कि अपनी और समाज की फिक्र सता रही है। मैं आप लोगों पर बोझ हूँ, मैं और मेरा बच्चा। इसलिए मेरे बच्चे को मारकर मेरी दूसरी शादी करवाकर इसी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद आपके सर से इस बोझ को उतार दूंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी। आप सबसे बहुत दूर, समाज की चिंता है ना आपको, 100 कह दीजिएगा। सबकों की मर गई आपकी बेटी, तब कोई आपकी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। पायल ये कह तो गई, पर वही समझ रही थी कि किस दर्द में थी वो अभी, कितनी तकलीफ हो रही थी उसे। आंखों में लाली उतर आई थी, पर उसने अपने आंसुओं को झर के घूंट समझकर पी लिया। उसकी बात सुनकर माधुरी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर शकुंतला जी स्तब्ध रह गई। वहीं अंदर से आती चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर राजेश वहां पहुंच गया था और पायल की बात सुनकर अचंभित सा उसको देखने लगा था। उसने प्रीति के चुप होते ही हैरानी से कहा, छोटी, तू ये क्या कह रही है? पायल के कानों में जब राजेश की आवाज़ पड़ी तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने भरी आंखों से राजेश को देखा और रूंधे गले से बोली, मेरी क्या गलती है भैया? सब मुझे ही भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा क्या गलत किया है मैंने? नहीं करना चाहती थी शादी तो ज़बरदस्ती शादी करवा दी और कहा पति जो करे करने देना। और जब अब वो मेरे साथ इतना सब करके भी मुझे छोड़कर चला गया तो हर कोई मुझे ही क्यों दोष दे रहा है? औरत उपभोग की वस्तु नहीं है। मैं क्या कोई चीज़ हूँ जो उसको संतुष्ट करती? सब कह रहे कि मुझ में ही कमी है। मैं ही उसको अपने पास बांध कर नहीं रखा तो क्या वो जानवर था जो मैं उसे जंजीरों में बांध कर रखती? वो पहले से ही किसी और से प्यार करता था। उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था, तो कैसे ज़बरदस्ती उसको अपने पास रखती? सब मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे खुश नहीं रख सकी, संतुष्ट नहीं कर सकी उसे, इसीलिए मुझे छोड़कर चला गया। वो अपनी मनमर्जी तो कर गया, वो सब तो खो दिया मैंने अपना। ना चाहते हुए भी खुद पर उसको अधिकार दे तो दिया था। मैं इससे ज़्यादा और क्या देती उसे? कैसे करती उसको खुश? सब मुझे गलत कह रहे हैं, पर मेरी क्या गलती है इन सब में? पति था ना वो मेरा, तो अगर मैंने उसको नहीं रोका तो कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? अगर वहीं मैं रोक देती और वो मुझे यहाँ फेंक जाता तब भी सब मुझे ही गलत ठहराते। मैंने वही किया जो सब ने कहा। गलती उसकी थी। जब उसको किसी और से प्यार था तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब मुझे छोड़कर ही जाना था तो उसको नहीं आना था ना मेरे करीब। पर कोई उसको कुछ नहीं कह रहा, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। कोई मेरा दर्द, मेरी तकलीफ नहीं समझ रहा। पायल चिल्ला के बिलख कर रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर शकुंतला जी के चेहरे के भाव कोमल हो गए। शायद अपनी बेटी का दुख सुनकर माँ की ममता जाग उठी थी, पर अब भी समाज क्या कहेगा, इसका डर उस प्यार पर भारी पड़ गया था। माधुरी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और धीरज जी वापस जा चुके थे वहां से। राजेश अपनी बहन की ये हालत देख नहीं सका। उसने पायल को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तूने कुछ गलत नहीं किया बेटा। मेरी बहन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तेरा कोई दोष नहीं था। अब कोई तुझे कसूरवार नहीं ठहराएगा। किसी चीज़ के लिए तुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। अब वही होगा जो तू चाहेगी। तुझे अबॉर्शन नहीं करवाना तो कोई तुझको मजबूर नहीं करेगा। अब तुझे दूसरी शादी नहीं करनी
तो कोई तुझ पर प्रेशर नहीं बनाएगा और अब तुझे कहीं जाने की भी कोई जरूरत नहीं। राजेश ने बोला, ये घर जितना मेरा है उतना तेरा भी है, और जब तक तेरा भाई जिंदा है कोई तुझे इस घर से जाने को नहीं कहेगा। मैं उठाऊंगा तेरी और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राजेश की बातें सुनकर माधुरी चौंक गई। इसी बात का डर था उसे, इसलिए वो शकुंतला जी को बहका रही थी और अपनी बातों में फंसाकर पायल से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। पर अब राजेश की बात सुनकर उसकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसका बस चलता तो अभी पायल को डंक मारकर यही उसका काम तमाम कर देती। मन में इतना झर भरा था पायल के प्रति जो उसके चेहरे पर झलकने लगा था, पर राजेश के सामने वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे घर वालों को उसके बुरे इरादों की भनक भी लगे, इसलिए जहर के घूंट पीकर खामोश रह गई। शकुंतला जी भी कुछ कह न सकी। राजेश के सीने से लगी पायल अब भी सिसक रही थी। वहां सन्नाटा पसर गया था और सन्नाटे में पायल की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। राजेश प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ देर ही हुई थी कि धीरज जी वहां आ गए। उन्होंने राजेश को देखकर गंभीरता से कहा, जानते हो पायल के ससुराल में बात कर ली है। वो लोग पायल को और इसके बच्चे को अपने पास रखने और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। तो राजेश पायल को आज ही इसके ससुराल छोड़ाए। वैसे भी गलती उनकी है तो हमारा परिवार क्यों भुगते? उनका बेटा धोखा देकर भागा है तो अब वहीं अपनी बहू और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे और यही ठीक है। इससे दोनों परिवारों की इज्जत बची रहेगी। एक बार फिर अपनी बेटी का घर बस जाए। ये देखकर पायल के लबों पर बेबसी और दर्द भरी मुस्कान हिल गई। माधुरी और शकुंतला जी तो इस फैसले से बड़ी खुश हुईं। माधुरी की तो जैसे मन की मुराद पूरी होने की थी, पर राजेश को धीरज जी का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने तुरंत ही ऐतराज जताते हुए कहा, पापा छोटी अब उस घर में नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी भैया। पायल ने एकदम दृढ़ता से कहा तो सब उसको देखने लगे। पायल ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैं वापस जाऊंगी भैया, वहां भले ही सब अनजान है, पर मेरे अपनों से ज्यादा साथ दिया है उन्होंने मेरा। उन्होंने मुझमें कमियों नहीं निकाली। अपने बेटे के जाने के लिए मुझे दोष नहीं दिया। उन्होंने झूठी सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि दिल से मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, जबकि मेरे अपनों ने ही मेरी हालत जो उनकी ही देन है और मुझे ही सबके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यहाँ तो मैं सब पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए ये लोग मेरा अबॉर्शन करवाकर मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। इससे बेहतर तो मैं वहीं चली जाऊँ। कम से कम वहाँ वो मेरे बच्चे को मारने को तो नहीं कहेगा, मुझ पर अपना फैसला तो नहीं थोपेंगे, मेरे विधाता नहीं बनेंगे, मुझे दूसरी शादी करने को तो नहीं कहेंगे। मैं बोझ नहीं बनूंगी किसी पर भी, खुद से काम करके अपने और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगी और वहां रहूंगी जहां कदर होगी हम दोनों की। लोग बोझ नहीं समझेंगे वहां हमें, वहां मुझे इज्जत मिलती है जो यहां रहकर कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगी। प्लीज आप मेरे लिए फैसले में मेरा साथ दे दीजिए। मैं अब एक पल भी यहां नहीं रहना चाहती, मुझे वापस वहां छोड़ आइए। वहां राकेश दर्द से रोता और कहता, ये दर्द उसके अपनों का दिया था। उसका ये फैसला उसकी तकलीफ को दर्शा रहा था जो उसकी अपनी माँ की कड़वी बातों से पहुंची थी। पायल की बातें सुनकर उसकी खुद की आंखें नम हो गईं। उसने पायल के सर पर हाथ रख दिया और कहा, अगर तुझको वहीं जाना है और इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रोकूंगा नहीं, तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। पर वहीं जा रही हो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर से तुम्हारा रिश्ता टूट गया। तेरा भाई अब भी जिंदा है और जब भी तुझे मेरी जरूरत हो बस एक बार मुझे बता देना, मैं तेरे पास मिलूंगा। मैंने तेरा हमेशा से ही भला चाहा है और अब भी बस यही कहूंगा कि तू जहां रहे खुश रहे। पायल की आंखें छलक आईं और अपना बैग पैक किया और वो राजेश के साथ घर से निकल गई। पिछली बार जब गई थी तो कितना रोई थी, सबके गले लग कर, पर इस बार उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली और न वो किसी से मिली, एक शब्द नहीं कहा, किसी से पलटकर उन्हें या घर को देखा तक नहीं, जैसे सबसे नाता तोड़कर जा रही हो। आज उसने मन ही मन इस घर से जुड़े हर रिश्ते को श्रद्धांजलि दे दी थी। एक राजेश ही रह गया था जिसको वो अपनों में शामिल कर सकती थी, पर कब तक साथ देगा वो उसका? उसकी शादी हो गई है, अपना परिवार बनेगा तो नए रिश्तों के बीच शायद वो भी उसको भूल ही जाएगा। यही सोचकर पायल ने उसके प्रति भी निराश बने रहने का फैसला कर लिया था और निकल पड़ी थी, फिर उन्हीं रास्तों के तरफ जहां से उसकी जिंदगी का नया संघर्ष शुरू होने वाला था।
अक्सर देखा जाता है कि लोग समाज को अपने परिवार से ऊपर रखते हैं और अपनी झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। आखिर में उनके पास समाज भी होता है और इज्जत भी, पर उनके अपनों को वो खो चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। अब देखना ये था कि पायल की किस्मत में आगे क्या लिखा था, और ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ और पायल के इस सफ़र में उसका साथ देना होगा। मेरी YouTube फैमिली को बहुत बहुत तहदील से धन्यवाद, जो आपने इस कहानी को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। तो आप हमारे इस छोटे से चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाती रहूं।